हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम एरोमेटिसिटी के लिए एनर्जी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बेसिस पर हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कोई हेट्रोसाइकिल एरोमेटिक है या नहीं है। और ये क्राइटेरिया जो है एनर्जेटिक क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि हम रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड्स का जिसमें डीलोकलाइजेशन हो जाए तो उसके कारण जो उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी अगर हम डिफरेंस लें एनर्जी का लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर का और डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर का, तो वो डिफरेंस जो है वो कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। और इसके अलावा बहुत सारी दूसरी एनर्जी टर्म्स भी यूज़ की जाती हैं एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबलाइजेशन के लिए, जैसे स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एम्पिरिकल एनर्जी, वर्टिकल एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड सो ऑन। ये सारी एनर्जी टर्म्स जो हैं वो काफ़ी मिलती जुलती सी हैं, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले लेते हैं हम एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी, ERE। एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? इसे हम ले सकते हैं दो एनर्जी के बीच का डिफरेंस। एक तो जो लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, उसकी एनर्जी, और सेम स्ट्रक्चर अगर डीलोकलाइज्ड हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स की एनर्जी का डिफरेंस होता है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो हम इसको कह सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द एनर्जी ऑफ द हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर, वो कहलाती है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ERE इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ रियल स्ट्रक्चर डीलोकलाइज्ड माइनस एनर्जी ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर विच इज़ लोकलाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ लिखा है, लेफ़्ट साइड में जो है वो है बेंजीन का स्ट्रक्चर, जहाँ पर अंदर का सर्कल डॉटेड लाइन से बताया है, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड्स जो हैं वो डीलोकलाइज्ड है। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है बेंजीन का जिसमें डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स हैं। एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी अगर इसको दी जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक सेम स्ट्रक्चर लेकिन लोकलाइज्ड बॉन्ड्स के साथ, यानी साइक्लोहेक्साट्राईन में, जहाँ पर डबल बॉन्ड्स लोकलाइज्ड है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो होगा एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। ERE में दो एनर्जीज़ इंक्लूडेड रहती हैं। पहली है वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी और दूसरी है डिस्टॉर्शन एनर्जी। वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी ये डिफरेंस है एनर्जी में रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और इनमें से एक ऐसा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइब्रिड में, उसकी एनर्जी। आपको मालूम है कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मिलकर बनता है बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से। तो ये जो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस से रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, लेफ़्ट में जो है वो है
बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, जहाँ पर हमने बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड बताए हैं, और वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी अगर इसको मिलती है तो ये कन्वर्ट होता है, जो हम दो तरह के या दो से ज़्यादा तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बताते हैं हाइब्रिड के लिए, वो स्ट्रक्चर। तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कहलाता है वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी क्या होती है? डिस्टॉर्शन एनर्जी एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी में से अगर हम वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी माइनस कर दें तो वो है डिस्टॉर्शन एनर्जी। और ये एनर्जी चाहिए किसके लिए? सिंगल बॉन्ड को कंप्रेस करने के लिए और डबल बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए। जैसे हम जो लेफ़्ट साइड में दिखा रहे हैं वो है साइक्लोहेक्साट्राईन, जो कि लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबे हैं और डबल बॉन्ड छोटे हैं। लेकिन राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है वो है जहाँ पर तीनों सिंगल बॉन्ड एक जैसे हैं और तीनों डबल बॉन्ड एक जैसे हैं। 6 के 6 बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं, लेकिन तीनों डबल बॉन्ड और तीनों सिंगल बॉन्ड जो है वो एक जैसे हैं। तो ये होगा वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो साइक्लोहेक्साट्राईन और बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डिस्टॉर्शन एनर्जी। इन दोनों से मिलकर वर्टिकल रेजोनेंस एनर्जी और डिस्टॉर्शन एनर्जी से मिलकर बनता है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी को, वो देखते हैं हम। इस एनर्जी को हम थर्मोकेमिकल क्वांटिटीज़ से मापते हैं। तो दो तरीके हैं इस एनर्जी को डिटरमिन करने के। एक तो है बाय हीट ऑफ कंबशन और दूसरा है बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले लेते हैं हीट ऑफ कंबशन, या इसे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन भी हम इससे निकालते हैं। तो ये मेथड जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ हम ERE निकाल रहे हैं आइदर बाय हीट ऑफ कंबशन और बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? वो हीट जो निकलती है जब हम 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से जला देते हैं, तब जो हीट लिबरेट होती है वो है हीट ऑफ कंबशन। जैसे अगर हम सपोज़ किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सपोज़ पिरिडीन को अगर हम जलाते हैं, उसको अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से जला देते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन। ठीक, तो कैसे हम ERE उसका निकालेंगे वो देखते हैं। तो डेल्टा H जो है, यहाँ मैंने लिखा है डेल्टा H ऑब्जर्व्ड, जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, वो होगा सम ऑफ हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ द कंपाउंड। तो कैसे निकाला जाता है ये? एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हीट ऑफ कंबशन और फिर उससे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी कंपाउंड का किसके बराबर होगा? जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं कंपाउंड के कंबशन से, उन सब की हीट ऑफ फॉर्मेशन का जोड़ माइनस कंपाउंड की हीट ऑफ कंबशन। जैसे मान लीजिए पिरिडीन का हमें हीट डेल्टा H निकालना है, तो पिरिडीन का डेल्टा H होगा सम ऑफ द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन, इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन का जोड़ माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ पिरिडीन। तो ये निकलेगा डेल्टा H, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड। तो ये तो हो गया डेल्टा H ऑब्जर्व्ड। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा H कैलकुलेटेड। वो कैसे निकालते हैं? वो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग बॉन्ड एनर्जी टर्म्स फॉर द बॉन्ड्स
in localized structure. हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट किया जाता है एक लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड की अलग अलग बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी टर्म्स को जोड़कर। तो हमारे पास दो हीट ऑफ फॉर्मेशन आई, एक तो डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड और दूसरा डेल्टा एच कैलकुलेटेड। ई जो है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी, वो इन दोनों हीट ऑफ फॉर्मेशन का डिफरेंस है। डिफरेंस इन द हीट ऑफ फॉर्मेशन डिटरमिन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, ये है ई और ये हमें देता है कि डीलोकलाइजेशन के कारण कितना स्टेबिलाइजेशन हुआ है मॉलिक्यूल में, और ये कहलाता है एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो हम ई को डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सिग्मा ई। ये सिग्मा ई क्या है? जैसे हमने अभी कहा कि जो लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर के बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी टर्म्स को जोड़कर जो हमको मिलता है, जो हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया है, वो है डेल्टा ई। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ई जो है वो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी टर्म्स पर, और इस कारण कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहली तो ये कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, चाहे वो sp3 हो या sp2 हो, दोनों के लिए सेम बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज़ की जाती है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। दूसरी लिमिटेशन कि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का जो बॉन्ड है, यानी CX बॉन्ड जो है, उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। हर CX बॉन्ड के लिए सेम बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज़ की जाती है। तीसरा लिमिटेशन, CH बॉन्ड के लिए जो हम बॉन्ड एनर्जी टर्म यूज़ करते हैं वो सेम यूज़ होती है, लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी CH बॉन्ड के लिए एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी टर्म्स में एनर्जी डिफरेंस रहता है, जो कि इसमें अकाउंट में नहीं लिया जाता। हम केवल CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी लिख देते हैं। अब वो CH बॉन्ड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये कि जहाँ पर ऑक्सीजन रिंग कंपाउंड्स हैं, जहाँ रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहाँ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शंस होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मतलब जो नियरेस्ट नेबर है उसके साथ ऑक्सीजन की का इंटरेक्शन होता है, जो कि हम इस बॉन्ड एनर्जी टर्म्स की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन इसकी, लेकिन फिर भी कोशिश ये की गई है कि ये जो डिफरेंसेस हैं उनको एक और एनर्जी टर्म जिसको कॉन्जुगेशन एनर्जी कहते हैं उससे उनको अकाउंट में ले लिया जाए। दूसरा जो मेथड हम कह रहे थे वो है बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है कि किसी कंपाउंड को हम जब हाइड्रोजिनेट करते हैं, फुली हाइड्रोजिनेट करते हैं, यानी डबल बॉन्ड्स को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हीट निकलती है वो कहलाती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ई हम इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई होगी डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अ कंपाउंड एंड दैट ऑफ अ हाइपोथेटिकल कंपाउंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर विद लोकलाइज्ड बॉन्ड्स। जैसे हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया था, तो एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की हम कैलकुलेट करेंगे बाय मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राईन, जिसका सेम स्ट्रक्चर है बट विद लोकलाइज्ड बॉन्ड्स।
तो इन दोनों कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिफरेंस होगा वो होगा ERE। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ERE? जैसे हमने बेंजीन के केस में कहा कि हम बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। जब ये जो सेकंड टर्म है माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्साट्राईन, तो साइक्लोहेक्साट्राईन की हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए हमने ये मेथड लिया कि हम सबसे पहले लेते हैं साइक्लोहेक्सीन जिसमें केवल एक डबल बॉन्ड है और उसको हाइड्रोजनेट करते हैं। फिर ये देखते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी निकली। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हम साइक्लोहेक्साडाईन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन के लिए 28.6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई 57.2 किलो कैलोरीज पर मोल। इसी तरह से अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो उसको हाइड्रोजनेट करने के लिए हमको इसकी 3 गुना एनर्जी चाहिए होती, तो वो होती 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल। तो अब हम निकालेंगे हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन में डिफरेंस बेंजीन और साइक्लोहेक्साट्राईन के। बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, एक्सपेरिमेंटली हमने निकाली, वो होती है -49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। और यहाँ हमने देखा साइक्लोहेक्साट्राईन के लिए ये है 85.8 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आता है 36.0 किलो कैलोरीज पर मोल। तो ये हो जाएगी बेंजीन की एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस सिमिलर स्ट्रक्चर विद लोकलाइज्ड बॉन्ड, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब इस मेथड की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला, जो हमने लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर लिया है, जैसे बेंजीन के केस में हमने साइक्लोहेक्साट्राईन लिया है, तो उसको जब हमने हाइड्रोजनेट किया, जैसे हम पहला रिएक्शन लेते हैं जहाँ पर साइक्लोहेक्सीन है, उसका हमने हाइड्रोजनेशन किया, उसको हमने रेफरेंस कंपाउंड लिया ERE कैलकुलेट करने के लिए बेंजीन की। तो हमने साइक्लोहेक्सीन रिंग की स्ट्रेन एनर्जी को कंसिडर नहीं किया। रिंग में जितना स्ट्रेन होगा वो उतना ही फेवर करेगा हाइड्रोजनेशन को, जिसके कारण जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन उस स्ट्रेन एनर्जी को अकाउंट में नहीं लिया जाता। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये कि जब भी हम हाइड्रोजनेट करते हैं किसी कंपाउंड को, तो कार्बन जो है वो sp2 से sp3 हो जाता है, कन्वर्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3। तो इस चेंज के साथ जो एनर्जी डिफरेंस जुड़ा हुआ है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो चेंजेस हैं, एनर्जी डिफरेंसेस हैं, जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो ये कुछ लिमिटेशंस इस मेथड की भी। और ये दोनों ही मेथड्स जो हैं ये एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये उस एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर रहे, इवेलुएट नहीं कर रहे जो कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। ये किसको इवेलुएट कर रहे हैं? जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है किसी रिएक्शन के लिए, जबकि होना ये चाहिए था कि मॉलिक्यूल की जो इनहेरेंट एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जाए। तो इसलिए फिर ये कोशिश की गई कि कुछ दूसरे मेथड्स जो हैं वो डेवलप किए जाएं, जिसमें स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का भी कंट्रीब्यूशन हो। तो इस तरह का एक मेथड जो है वो यूज़ किया गया कि जहाँ पर एनर्जी का जो बॉन्ड एनर्जी टर्म्स हैं वो इवेल्युएट की गई फ्रॉम द हीट्स ऑफ एटोमाइजेशन, जो कि एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ कंबशन से निकाला गया और फिर उससे एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी जो है उसका एस्टिमेशन किया गया।
कंपोजिट बॉन्ड एनर्जी टर्म्स जो हैं वो यूज़ की गई। लेकिन फिर भी मतलब कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन मेथड्स की, लेकिन फिर भी ये मेथड्स जो हैं ये काफ़ी वाइडली यूज़ किए जाते हैं हेट्रो एरोमेटिक सिस्टम्स की एरोमेटिसिटी डिटरमिन करने के लिए।